आप लोगों को ये तकलीफ रहती है कि हम एसएस में पढ़ाई शुरू कहां से करें, तो मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। अभी हम एसएस के अंदर 2 मार्क्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका आंसर किस तरीके से लिखते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। मैं ये समझाऊंगा कि बोर्ड आपको उस चैप्टर से किस तरीके के सवाल पूछती है और आपको कैसे 2 मार्क्स के आंसर लिखने हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है, थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है। अब हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ लेते हैं। सेकंड चैप्टर टेक्स्ट बुक में काफी हार्ड है, तो अमित भैया है ना आपके पास, अमित भैया आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करवा देंगे, समझा देंगे, चैप्टर को आपके लिए इजी बना देंगे। पीछे देखो हो रही है बारिश, काफी अच्छा व्यू मुझे मिला है, इसीलिए मैंने सोचा चलो बच्चों को एक और चैप्टर पढ़ा देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। राइट अबाउट वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी इन एशियंट इंडिया। हमारे देश की वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी आर्ट को बताना है। तो पहले आ जाओ वीविंग के ऊपर। मेकिंग क्लोथ फ्रॉम कॉटन थ्रेड, कॉटन से बने हुए धागे से कपड़े बनाने को हम लोग वीविंग बोलते हैं। आगे क्या लिखना है उसको देख लो। वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ बाय लिंकिंग टू सेट ऑफ थ्रेड। तो धागे को मिला के हम कपड़ा बना रहे हैं, 2 सेट ऑफ धागे को मिला के हम कपड़ा बना रहे हैं। आसान है, याद रखना कि 2 धागे को मिला दिया तो क्या बन गया, कपड़ा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। आगे आ जाओ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर। एम्ब्रॉयडरी इज द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक विथ नीडल एंड थ्रेड। कपड़े को आप सजा रहे हो सुई और धागे से। आगे, इट इज एन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया लाइक कच्छ एंड लखनऊ। लखनऊ और कच्छ जैसे शहरों में आप जाओगे तो एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने को मिलेगा। बेसिक ये लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि आपके कपड़े के ऊपर जो भी धागे की कढ़ाई हो रही है हम लोग उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क। अब अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। ह्यूमन लाइफ एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एशियन टाइम, एक्सप्लेन। ह्यूमन लाइफ क्ले के साथ काफी एसोसिएट करती है, ये बोर्ड ने आपको सवाल पूछ लिया। यहाँ पे देख रहे हो ना आपकी बोर्ड किस तरीके से सवाल पूछ रही है। आप पूरा चैप्टर पढ़ते जाते बट आपको पता नहीं चलता कि सवाल किस तरीके का आएगा। इसीलिए अमित भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अब पहली लाइन क्या है उसको पढ़ते हैं। ह्यूमन हैव यूज्ड क्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय से हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। मेड पॉट्स ब्रिक्स यूटेंसिल्स फ्रॉम क्ले। हम लोग मटका बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, किसका इस्तेमाल करके, मिट्टी का। ऑल्सो यूज फॉर टॉय स्टैचूज एंड आर्ट। टॉय बनाना हो, स्टैचू बनाना हो, फिर भी हम मिट्टियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी गणपति बप्पा गए ना तो हमने मिट्टी से मूर्ति बनवाई थी गणपति बप्पा की। आगे देखते हैं। हेल्प इन डेली लाइफ एंड फेस्टिवल। मिट्टियों का हमारे फेस्टिवल में भी यूज है और डेली लाइफ में भी हम मिट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फुद्दू सी लाइन है, आपका आंसर बढ़ जाए इसीलिए लिखा है। क्ले वॉज इंपॉर्टेंट इन एशियंट लाइफ। पुराने जमाने में तो क्ले से प्लास्टर भी होता था, क्ले से ही ब्रिक्स बन रहे थे और क्ले से ही हम बिल्डिंग्स बनाते थे। तो पुराने जमाने के हिसाब से तो क्ले हमारे लिए काफी यूजफुल है, यही आपका आंसर था। अब अगला सवाल क्या है। प्रोवाइड डिटेल अबाउट द वुड आर्ट ऑफ एशियंट इंडिया। पुराने जमाने की वुड आर्ट के बारे में हमको बताना है। एशियंट इंडिया मेड आर्ट फ्रॉम वुड। पुराने जमाने में वुड से बहुत सारी आर्टिस्टिक चीजें बनती थी। आगे देखते हैं। पीपल मेड डोर पिलर्स और स्टैचूज। लकड़ियों से लोग दरवाजे बना रहे थे, पिलर्स बना रहे थे, स्टैचू बना रहे थे पुराने जमाने में। टेम्पल्स एंड पैलेसेस हैड वुडन डेकोरेशन। जो आप इंटीरियर डेकोरेशन का काम आज बोलते हो ना, उसी चीज को यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि टेम्पल हो या पैलेसेस हो वहां पे वुडन डेकोरेशन किया जाता था। वुडन डेकोरेशन मतलब इंटीरियर घर का। वुडन टॉय ऑफ ईदर एंड सनखेड़ा आर फेमस। ईदर और सनखेड़ा जगह है गुजरात में, वहां के वुडन टॉय पूरी दुनिया में काफी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। वुड आर्ट वॉज बोथ यूजफुल एंड ब्यूटीफुल। जो आपका वुड है उससे जो आर्ट बनता है वो ब्यूटीफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है। ये फुद्दू सी लाइन लिखी ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके। देखा कितनी आसान तरीके से मैं आपको आंसर दे रहा हूं। अब आगे क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड इन स्पिनिंग। अब स्पिनिंग करते समय क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको जवाब देना है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड फ्रॉम रॉ कॉटन। कॉटन से धागा बनाने की प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। आगे, डन यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील्स यानी चरखा और मशीन। कॉटन जो है उससे धागा हम लोग बना रहे हैं, या तो हम मशीन का यूज करेंगे या तो हम लोग चरखे का यूज करेंगे। यहाँ पे एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है। स्पिनिंग मेक्स थ्रेड और वीविंग मेक क्लोथ। अगर आप स्पिनिंग करोगे तो धागा बनेगा, अगर आप वीविंग करोगे तो धागे से कपड़ा बनेगा। अगर आप कॉटन से धागा बना रहे हो तो स्पिनिंग का प्रोसेस, अगर आप धागे से कपड़ा बना रहे हो तो वीविंग का प्रोसेस। याद रखना ये। आगे देखो। महात्मा गांधी प्रोमोटेड द यूज ऑफ चरखा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल टू सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट। हमारे महात्मा गांधी जी ने चरखे का यूज किया था और चरखे का यूज करके वो
कॉटन से धागा बनाते थे, धागे से कपड़ा बनाते थे। इसी तरीके से उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। अब आगे के क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट अबाउट हैंड वीविंग एज एन इंडियन आर्ट। हैंड वीविंग आर्ट के बारे में इंडिया के बताना है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, एनर्जी को हाई रखो। हैंड वीविंग इज द ओल्ड इंडियन आर्ट ऑफ मेकिंग क्लोथ बाय हैंड। कपड़ा बना रहे हैं हम लोग हाथों का इस्तेमाल करके, इसी को हमने हैंड वीविंग के अंदर लिख दिया। आगे देखते हैं, इंडिया इज नोन फॉर इट्स हैंड वोवन आर्ट इन द वर्ल्ड। हाथ से बनाए गए कपड़े काफी फेमस थे इंडिया के पूरी दुनिया में। आगे देखते हैं, इंडिया इज नोन फॉर इट्स हैंड वोवन आर्ट इन द वर्ल्ड। हाथों से जो कपड़ा बनाते थे हम लोग, वो पूरी दुनिया में फेमस था। फैब्रिक हैव कलरफुल डिजाइन एंड पैटर्न्स। हाथों से जो हम कपड़ा बनाते थे उसके बहुत सारे डिजाइन हमारे पास होते थे और बहुत सारे पैटर्न्स हमारे पास होते थे, इसीलिए पूरी दुनिया हमारे हाथ से बने गए कपड़ों को पसंद करती थी। आगे, फेमस हैंड वीविंग टाइप्स इंक्लूडिंग पटोला फ्रॉम गुजरात। गुजरात का पटोला हाथ से बनाया जाता था और ये काफी फेमस था पूरी दुनिया में। हैंड वीविंग शो स्किल, क्रिएटिविटी एंड इंडियन कल्चर। ये जो हैंड वीविंग आर्ट है इंडिया का, ये दिखाता था कि हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव थे, कितने स्किलफुल थे, और ये हमारे देश के कल्चर को पूरी दुनिया में फेमस कर रहा था। अब आगे का जो सवाल है उसको देख लेते हैं। राइट अबाउट अकीक वर्क एज एन इंडियन आर्टिस्ट। आपको अकीक वर्क के बारे में बताना है। अकीक इज अ प्रीशियस स्टोन यूजुअली रेड, ब्राउन और व्हाइट। अकीक एक स्टोन है, किस किस कलर में आ जाता है? रेड, ब्राउन, व्हाइट। आगे देखते हैं, आर्टिसंस पॉलिश इट एंड फिट इनटू द वुड, मेटल और मार्बल। आर्टिसन क्या करते हैं, इस स्टोन को लेते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसके बाद इसको वुड में लगा देते हैं या मेटल में लगा देते हैं या मार्बल में लगा देते हैं। यूज टू मेक ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव डिजाइन। इसी स्टोन का यूज करके लोग ज्वेलरीज भी बनाते हैं और बहुत सारी चीजों को डेकोरेट करने में भी इस स्टोन का यूज करते हैं। फेमस इन गुजरात, सूरत में, रांगपुर में और राजस्थान के बीकानेर में। अकीक वर्क इन जगहों पे फेमस है। सो स्किल, क्रिएटिविटी एंड इंडियन कल्चर हेरिटेज। ये लाइन मैंने आपको पहले भी समझाई थी, मतलब कि मैं ये लाइन को यूज कर रहा हूं आपका आंसर बढ़ाने के लिए। ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, सेम लाइन को आप हर जगह लिख के अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सको। बारिश बाहर दबा के हो रही है, बट फिर भी मेरे को देखो माथे पे पसीना निकल रहा है, अलग ही मैटर होता है। बारिश, अंदर पसीना, मतलब पानी तो हर जगह से निकलना चाहिए, समझ रहे हो ना। आगे देखो, अब हमारा जो सवाल है, इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी एरा द पटोला ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस रिन्यूड व्हाई। हमको ये बताना है कि सोलंकी एरा के टाइम पे पाटन का पटोला इतना फेमस क्यों हो रहा था। द पटोला ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू देयर स्किल। पाटन का जो पटोला है वो अपनी कारीगरी की वजह से फेमस हो रहा था। दे डिजाइन द साड़ी इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वर्न फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ के जो कारीगर थे इस साड़ी को इस तरीके से बना रहे थे कि ये दोनों तरफ से पहना जा सकता था। द सिल्क वेयर प्रोड्यूस इन पाटन इज नॉन एज पटोला ऑफ पाटन। सिल्क से बनी हुई साड़ी को ही हम क्या बोल रहे हैं? पाटन का पटोला। आगे देखते हैं, द कलर ऑफ इट्स नेवर फेड। ऐसा बोला जाता है कि आप कपड़े को घिस दो, मतलब आप कपड़े को कितना भी लंबा यूज करो, कपड़ा फट जाएगा बट उसका कलर नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी खासियत है पाटन के पटोले की। अब आगे का जो सवाल है उसको देखते हैं। राइट अबाउट द फॉलोइंग वर्ड्स कुमीन एंड गरबा। तो कुमीन मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। द प्लेटेड ग्रीन कलर पेटीकोट इज नॉन एज कुमीन। ग्रीन कलर की एक पेटीकोट आती है, मणिपुर डांस करते समय उसको पहना जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुमीन। आपको इतना ही आंसर लिखना है क्योंकि इतना ही आंसर है। अब यहाँ पे जो आपका अगला सवाल है वो है गरबा। ये गरबा मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ कि क्या है। आप सब गुजरात में रहते हैं, आपको पता है गरबा क्या है। बीच में अंबा जी की मूर्ति रखी होगी, फोटो रखी होगी, उसके सर्कल में हम लोग डांस करते हैं, इसी को तो हम गरबा बोलते हैं। उसी चीज को तो हमने पढ़ना है कि कैसे लिखना है उसको। इट इज परफॉर्म इन अ सर्कल अराउंड अ लैम्प और इमेज ऑफ द गॉडेस अंबा। यहाँ पे माता जी हैं, हम लोग आस पास डांस करेंगे। वुमेन एंड मैन डांस इन अ सर्कल विद क्लैप, स्टेप एंड टर्न्स। हम लोग क्या करते हैं? चालो पेला गरबा रमवा जाइए। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? सर्कल के अंदर क्लैप कर रहे हैं, स्टेप्स कर रहे हैं, हम टर्न ले रहे हैं, इसी को बोला गया गरबा। लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूं, आप करते ही हो नवरात्रि में गरबा। आगे देखते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबी। कंफ्यूज मत होना। गरबी इज अ ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ गुजरात। गरबी इज अ ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ गुजरात। इट इज डिवोशनल सॉन्ग संग ड्यूरिंग नवरात्रि। ये एक भक्ति का सॉन्ग है जो नवरात्रि के समय गाया जाता है। इट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सॉन्ग संग इन नवरात्रि। ये एक प्राचीन गाना है जो गुजराती लोग नवरात्रि में गाते हैं। सेलिब्रेट जॉय एंड डिवोशन एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टुगेदर। लोग खुशी से इस गाने को गाते हैं जिससे पूरे माहौल में खुशियां छा जाती है और भक्ति छा जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। राइट अबाउट रास।
रास इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ गुजरात परफॉर्म विद डांडियास। अरे सीधी सी भाषा में जो हम लोग डांडिया खेलते हैं उसी को हम लोग रास बोलते हैं। डांडिया रास इज अ फेमस वन। डांडिया ही है जो रास का एक फेमस डांस फॉर्म है जो हम सबको मालूम है। आगे देखो, अभी आगे की जो लाइन है उसको बहुत प्यार से समझते हैं। देयर इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा सो रास लीला टू डिवोट भक्त नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता और श्री कृष्ण जी के बीच में जो भी भक्ति का कनेक्शन था उसको दिखाने के लिए ही हम लोग ये रास लीला करते हैं। इस तरीके से याद रखो तो आसान है। आगे जाते हैं हम लोग। इट इज यूजली डिवोशनल। तो रास क्या है? भक्ति के लिए किया जाता है यूजली। इट प्रेज लॉर्ड कृष्णा राधा एंड गॉड दुर्गा। किन किन के लिए हम रास करते हैं? तो कृष्ण जी के लिए, राधा जी के लिए और दुर्गा माता के लिए। तो इस तरीके से याद रखो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ वरना आपको बहुत टफ पड़ेगा ये चैप्टर। अभी यहाँ पे देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, आपको मैं समझाता हूं। इन आर्ट कैरेक्टर लाइक रंगला रंगली promote social theme through their presentation, give an introduction to that art। इतना बड़ा क्वेश्चन है, टेंशन मतलब इतना बड़ा आंसर नहीं है। रंगला रंगली इज एन आर्ट ऑफ गुजरात। क्या याद रखना है कि रंगला रंगली गुजरात का आर्ट है। द कैरेक्टर लाइक रंगला रंगली आर यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम्स लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा। ये जो रंगला रंगली है ये एक आर्ट है। किस लिए परफॉर्म किया जाता है? ताकि हम समाज को मैसेज दे सके। किस तरीके के मैसेज? गर्ल्स एजुकेशन और बेटी बचाओ, बेटियों को बचाओ और गर्ल्स को एजुकेशन दो, ये दिखाने के लिए हम एक आर्ट परफॉर्म करते हैं। किसके थ्रू? रंगला रंगली के कैरेक्टर के थ्रू। ये आपको याद रखना होगा। अब ये क्या क्या रहा है? इट स्प्रेड सोशल अवेयरनेस इन द सोसाइटी। तो रंगला रंगली क्या फैला रहा है? सोशल अवेयरनेस फैला रहा है सोसाइटी के अंदर। यही तो आपका क्वेश्चन था कि रंगला रंगली का जो कैरेक्टर है वो सोशल थीम प्रेजेंट कैसे करता है। आपने बता दिया कि लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, इस तरीके का समाज में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं ये कैरेक्टर्स। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रिप्ट राइटर हैव डिस्क्राइब भवई एज एन इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। वाई? भवई एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है, ऐसा क्यों बोला गया? दिस ड्रामा स्टार्टेड 700 ईयर एगो। 700 साल पुराना ड्रामा है। इट टेल स्टोरी यूजिंग एक्टिंग, सॉन्ग एंड डांस। इस ड्रामा के अंदर आपको एक्टिंग भी देखने को मिल जाएगी, गाना भी देखने को मिल जाएगा और डांस भी देखने को मिल जाएगा। सो फीलिंग लाइक लव, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एंगर। इस ड्रामा के अंदर आपको प्यार, खुशी, सैडनेस, एंगर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। फोकस ऑन ह्यूमन इमोशन। भवई ड्रामा जो है वो इंसान के इमोशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। एक्टर मेक ऑडियंस फील दिस इमोशन। अब आगे का क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन इंडिया। किस तरीके से ड्रामेटिक आर्ट इंडिया में प्रोग्रेस कर रहा है उसका आंसर आपको देना है। इंडियन ड्रामेटिक आर्ट इज यूनिक इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो ड्रामा हो रहा है वो बहुत ही यूनिक है। मैंने फुद्दू सी लाइन इसीलिए लिखी ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए और आपको मेहनत ना करना पड़े। पीपल एक्ट, सैंग एंड डांस टू टेल दिस स्टोरी। अगर कोई भी ड्रामा कर रहा है मतलब कि वो उसमें एक्टिंग भी करेगा, गाना भी गाएगा और डांस भी करेगा। आगे देखते हैं। ड्रामेटिक आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर्ट। कौन कौन सा आर्ट? कि इसके अंदर गाना भी है, एक्टिंग भी है और डांस भी है। तो ये सारे आर्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनता है? ड्रामा बनता है। भारत मुनि इज अ वेल नोन ड्रामेस्टिक ऑफ इंडिया। भारत मुनि एक काफी फेमस ड्रामेस्टिक ऑफ इंडिया है। मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, आप कर लेना, बट नाम क्या याद रखना है? भारत मुनि। आज की दुनिया में जो ड्रामा हो रहा है उसके अंदर हमको इमोशंस मिलते हैं और साथ साथ में कुछ सीखने को भी मिलता है। अब आगे का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया एंड देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। हमको क्लासिकल डांस के टाइप्स बताने हैं और वो किस किस जगह से आए हैं वो बताना है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से आया है, कथकली केरला से आया है, कथक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश से आया है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से आया है, ओडिसी ओडिशा से आया है, मणिपुरी मणिपुर से आया हुआ है। तो ये आंसर काफी इजी है, बट याद कर लेना तब आपको पता चलेगा कि इजी है कि नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात। मैं काफी आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गुजरात हैड मैनी ट्राइबल कम्युनिटी ईच विथ इट्स ओन डांस। गुजरात के अंदर काफी ट्राइबल कम्युनिटी है और सब ट्राइबल कम्युनिटी के पास अपना अपना डांस है। परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन। ट्राइबल लोग डांस कब करते हैं? या तो किसी फेस्टिवल में या तो उनका कोई भी स्पेशल ओकेजन होगा तब। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल इंक्लूडिंग भवई, पधर और रबारी, ये डांस के फॉर्म है, याद कर लेना। ट्राइबल डांस के एग्जांपल्स हैं। डांस परफॉर्म विद एनर्जी, विद सॉन्ग, म्यूजिक एंड सिंपल स्टेप। गाना बज रहा है, लोग एनर्जी में है और सिंपल स्टेप करके नाच रहे हैं, तो यही हो गया आपका ट्राइबल डांस इस बुक के हिसाब से। इतना ही समझो क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इतना काफी है।
सो द कल्चर, ट्रेडिशन एंड डेली लाइफ ऑफ ट्राइबल डांस। वो अपने डांस के अंदर अपना कल्चर दिखाना चाहते हैं, वो किस तरीके से जिंदगी जीते हैं रोज, उस चीज को भी वो दिखाना चाहते हैं, किससे? अपने डांस के थ्रू। कौन लोग? ट्राइबल लोग। प्रोवाइड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूजिक एज एन एशियंट इंडियन फॉर्म। सीधी सी भाषा में बताऊं तो हमको हमारे देश के म्यूजिक के बारे में बताना है। म्यूजिक इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म। गाना जो है वो इंडिया का एक प्राचीन आर्ट फॉर्म है। सा रे गा मा पा धा नी सा आधा 7 वॉवल ऑफ म्यूजिक। काफी आसान लाइन लेके आया हूं आपके लिए। इंक्लूड सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड रिदम। हमारे देश के म्यूजिक में मुंह से गाने वाली चीजें भी होती हैं, इंस्ट्रूमेंट भी होता है और रिदम भी होता है, यानी धन धना धन धन, ये रिदम हो गया आपका। तो क्या क्या याद रखना है कि हमारा जो म्यूजिक है सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट और रिदम तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, क्लासिकल म्यूजिक और फ्लॉक। जो भी आप प्रोनाउंस करो, मेरे से नहीं हो पा रहा है। वी हैव 5 मेन राग्स इन क्लासिकल म्यूजिक। अब ये जो 5 मेन राग्स हैं, अगर आपको इसका नाम जानना है तो टेक्स्ट बुक रीड कर लेना। अगर आपसे नहीं याद रहता है तो इतना आंसर लिखोगे वो भी चलेगा। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। नेम द राइटर ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजत। तो संगीत रत्नाकर के राइटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक। ये लाइन जानबूझ के लिख दी ताकि आपको मार्क्स मिल सके। सारंगदेव रोट इट इन एशियन टाइम। संगीत रत्नाकर को किसने लिखा है? सारंगदेव ने। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत परिजत, रघुनाथ रॉट इट। रघुनाथ जी ने संगीत परिजत को लिखा है। आगे देख लेते हैं। इट टीच अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, रिदम, डिफरेंट म्यूजिकल टेक्निक्स। ये सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है कहां से? संगीत परिजत से। आगे अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि हाउ मेनी राग्स आर देयर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, व्हाट आर दे? तो देयर आर 5 मेन राग्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, दे आर गिवन बिलो। श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। ये 5 आपके क्लासिकल म्यूजिक के राग हैं। इट इज बिलीव दैट ऑल दिस राग नेचुरली कम आउट फ्रॉम द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के पंचमुख से ये सारे राग निकले हैं, ऐसा माना जाता है। कौन कौन से? श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। तो यहाँ पे मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आपको अभी भी कुछ टफ लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको करवाने की कोशिश करूंगा। खुश रहा करो, सब कुछ हो जाएगा।